Good morning class. So now your new chapter will be started. Okay. तो आपका न्यू चैप्टर जो है इट्स नेम इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जो आपका प्रीवियस चैप्टर था उसके कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, उसकी प्रैक्टिस रिवीजन में करा दी जाएगी और आज से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सो द चैप्टर इज़ समवेयर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। उस चैप्टर का नेम था मोशन। अब ये जो चैप्टर है ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, यानी कि मोशन के कॉन्सेप्ट के बाद में मोशन में आपने पढ़ा था स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और अब यहाँ पर फोर्स से रिलेटेड टर्म्स को पढ़ना होगा आपको। तो इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट हेडिंग विच इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो जो इसका फर्स्ट हेडिंग होगा दैट विल बी फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, ऑल नो अबाउट दिस। फोर्स क्या है? तो फोर्स का जैसा पता है आपको कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, जो डेली रूटीन में जितनी एक्टिविटीज़ हैं सभी में कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो फोर्स की सबसे बेसिक डेफिनेशन जो है दैट इज़ एनी पुश और पुल इज़ नोन एज फोर्स। हर एक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं नेचर में, जितने भी हम काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं या तो कोई पुश या कोई पुल इन्वॉल्व होता है। सो फॉर एग्जाम्पल सम examples are written here like kicking a football, opening the window, paddling a bicycle, etc. इसके अलावा भी बहुत सारे एक्शंस हैं, जैसे अगर इफ़ यू आर होल्डिंग समथिंग तो हम उसको जो है वो ऊपर की तरफ पुल करते हैं, या किसी ड्रॉर को या किसी रैक को खोलना है तो पुलिंग का एक्शन होता है, या फिर किसी चीज़ को मूव कराना है, आगे की तरफ ले जाना है तो पुशिंग का एक्शन होता है। फुटबॉल है और बाकी जितने गेम्स हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुश या पुल इन्वॉल्व होता है। तो हमारी डेली रूटीन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सब में हम पुश या पुल का यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ कंसीडर्ड एज द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। तो एक्चुअली ये फोर्स से रिलेटेड टर्म है, पूरी तरह से फोर्स की डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जब इस चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे देन दिस डेफिनेशन विल बी चेंज्ड। ये डेफिनेशन अभी इसलिए यूज़ की जा रही है बिकॉज ना ओनली द दिस थिंग अबाउट फोर्स, यू नो, फोर्स के बारे में बस अभी आपको इतना ही पता है, इसलिए जब नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम में या कैसे भी डेफिनेशन आती है तो ये डेफिनेशन आपको नोट नहीं करना होती। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग है तो सेम यू विल राइट कि एनी पुश और पुल इज़ नोन एज फोर्स। ओके, फिर इसके एग्जांपल्स भी आप यही लिखेंगे जितनी एक्टिविटीज़ मैंने लिखी हैं, या आप डिफरेंट करके भी कुछ लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि फ़ोर्स जो है वो क्या क्या कर सकता है, फ़ोर्स के कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं। तो इन डिफरेंट बुक्स डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आर रिटन, लेकिन जो मेन इफ़ेक्ट्स होते हैं वो 3 हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। द सेम इफ़ेक्ट्स यू विल राइट। सो देर आर फॉलोइंग 3 इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। यही 3 इफ़ेक्ट्स आपको लिखने हैं। तो जिसमें कि पहला लिखा है चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी। तो फोर्स जो होता है वो बॉडी की पोजीशन चेंज कर सकता है, और आपको पता है कि पोजीशंस जो है बॉडी की वो सिर्फ 2 होती हैं, रेस्ट या मोशन। तो पोजीशन कैसे चेंज करता है फोर्स? तो फोर्स जो है वो किसी भी स्टॉपिंग बॉडी को, जो रुकी हुई है रेस्ट पे है, उसको मोशन में ला सकता है, और किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है। तो कैसे पॉसिबल है ये? तो आपको पता है कि जो भी चीज़ रुकी हुई है, सो सपोज दैट वन बॉल इज़ केप्ट ऑन द फ्लोर, तो इस पर फोर्स किसी भी डायरेक्शन से अगर आप लगाएं, मान लीजिए इस साइड से लगा रहे हैं, तो जिधर भी फोर्स की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में बॉडी मोशन स्टार्ट कर देती। तो जैसे ये फोर्स का एरो आ रहा है तो बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी। इसी तरह से अगर हम अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। इन डिफरेंट डायरेक्शंस इट कैन मूव। जैसे ये डायगनली इधर फोर्स लगाएं तो इधर भी जा सकती है, अगर हम इसको पुल करें तो ऊपर की तरफ भी आ सकती है। तो जितने भी पॉसिबल वेज़ हैं उसके पास, जितनी भी फ्री डायरेक्शंस हैं मूव करने के लिए, उनमें वो मूव कर सकती है। तो फोर्स का पहला इफ़ेक्ट क्या है कि फोर्स कैन चेंज
द पोजीशन ऑफ द बॉडी। और पोजीशन में दो चीज़ें आ जाएंगी, आप दोनों बता सकते हैं कि फोर्स कैन मूव अ स्टॉपिंग बॉडी, रुकी हुई बॉडी को फोर्स चला सकता है और चलती हुई बॉडी को रोक सकता है। तो ये पूरा आपको इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स में नोट करना होगा। फिर आपको उसके एग्जांपल्स पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में अगर आप लिख देंगे देन इट वुड बी बेटर। तो एग्जांपल में एक तो है पुशिंग अ टॉय कार, तो पुश करेंगे तो वो आगे की तरफ बढ़ेगी। होल्डिंग अ मूविंग टॉप, तो पुश करने वाला जो केस है वो है आपका रेस्ट टू मोशन का, कि पहले टॉय कार जो है वो रुकी हुई थी, फिर आपने पुश किया तो वो मोशन में आ जाएगी। और होल्डिंग अ मूविंग टॉप, टॉप जो है वो पहले से रोटेशन कर रहा था, उसको अगर होल्ड कर लेते हैं वो रुक जाएगा। तो ये हो गया मोशन टू रेस्ट। तो दोनों ही एग्जांपल्स यहाँ लिख दिए हैं, तो आपको दोनों का एक एक एग्जांपल लिखना होगा। ओके। फिर आता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि फोर्स जो है वो पोजीशन चेंज कर सकता है, दूसरा इफेक्ट है वेलोसिटी। तो यहाँ द वर्ड स्पीड इज़ नॉट यूज्ड, क्योंकि अगर स्पीड वर्ड यूज़ करते हैं तो डायरेक्शन का सेंस नहीं आ रहा होता। फोर्स जो है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, तो इसलिए हमने कंप्लीट वर्ड यूज़ किया है यहाँ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इन द सेंस स्पीड विद डायरेक्शन, जो डायरेक्शन के साथ स्पीड है। तो जैसे अगर मान लीजिए अब ये किस में एप्लीकेबल है, ये हमेशा जो है वो मूविंग बॉडीज़ में ही एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर स्पीड चेंज कर रहा है या डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो दोनों के लिए बॉडी चलती हुई होगी, पहले से मोशन में होगी। सो सपोज दैट वन बॉल इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ऑलरेडी मोशन में है और इस तरफ मूव कर रही है, तो फोर्स इसकी स्पीड कैसे बदल सकता है। सबसे पहले तो स्पीड चेंज करने का मतलब या तो इंक्रीज़ करेगा स्पीड को या डिक्रीज़ करेगा। तो अगर जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ अ फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी, तो उस कंडीशन में फोर्स विल बी अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर जिस डायरेक्शन में मोशन है फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाते हैं, तब क्या होगा, स्पीड विल इंक्रीज। ओके, और फास्ट मोशन करेगी आगे। और जिधर ये चल रही थी अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दें थोड़ा सा, तो क्या होगा, इसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी। ये भी हो सकता है ज़्यादा फोर्स लगा दें तो ये रेस्ट पे आ जाए। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं तो स्पीड डिक्रीज़ होगी, और सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो ये क्वेश्चंस जो है सेपरेट पूछे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ कंबाइंड हेडिंग लिखा है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब के आंसर आपको लिखने आने चाहिए। तो ये तो स्पीड का कॉन्सेप्ट था कि हाउ अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। फिर आता है इसी में डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी है तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो डायरेक्शन कैसे बदल सकती है, तो जैसे सेम एग्जांपल जो है आपका, इसमें ऑलरेडी द बॉल वॉज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो अगर फोर्स उस पर जो है वो इस डायरेक्शन से लगा देते हैं तो अपनी ये इनिशियल डायरेक्शन को छोड़कर इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ओके, सीधी जा रही थी, अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन से लगा देते हैं तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो फिलहाल जिस भी डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाता है बॉडी उसी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इट मीन्स वी कैन से फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी ऑल्सो। तो इनमें से अगर सेपरेटली क्वेश्चन भी बनते हैं, सो यू शुड हैव द नॉलेज टू राइट द आंसर। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, तो दोनों में मूविंग ही आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट का मोशन में होना ज़रूरी है। फोर्स कैन चेंज स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इसके एग्जाम्पल्स में भी वही दोनों एग्जाम्पल्स आ जाने चाहिए। तो बाय अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ व्हीकल, अगर व्हीकल पे ब्रेक लगा देते हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। और यूजिंग स्टीयरिंग टू टर्न द व्हीकल, और अगर स्टीयरिंग यूज़ करते हैं तो व्हीकल अपनी डायरेक्शन जो भी थी उसकी इनिशियल, उस डायरेक्शन से मूव कर जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ दोनों एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं। तो दिस इज़ इन द इफेक्ट दैट फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी। थर्ड और लास्ट ये होता है कि फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। ओके, तो शेप और साइज भी फोर्स चेंज कर सकता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो आपने देखा होगा कि एक रबर बैंड
को अगर ऐसे दोनों एंड्स पे स्ट्रेच कर दिया, दोनों एंड्स पे टाई कर दिया, या फिर अगर एक एंड पे टाई किया, दूसरा एंड ये फ्री है और इट इज़ इन योर हैंड, और आप ऐसे करके इसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो रबर बैंड का साइज़ यानी कि उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को दोनों साइड से या फिर एक साइड से आप कंप्रेस करें, पीछे की तरफ पुश करें, तो उसकी लेंथ क्या होगा, घट जाएगी। तो इसका मतलब फोर्स लगाने से साइज़ चेंज हो सकता है। दूसरा इफ़ेक्ट है शेप का। तो जैसे एक रबर बैलून है आपके पास, और रबर बैलून को आप ये दोनों साइड से पाम से प्रेस करना स्टार्ट करें, दोनों हाथों से प्रेस कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, वो दोनों टाइप से, दोनों तरफ से अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब फोर्स जो है, रबर बलून पहले पहले किसी पर्टिकुलर शेप में था, चाहे वो शेप जो है वो एलिप्टिकल हो या फिर सर्कुलर हो, चेंज होके दूसरा शेप बन जाएगा। तो इसका मतलब फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। तो यहाँ भी दो इफ़ेक्ट्स हैं एग्जाम्पल में, एक में स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड आ जाएगा, एक में प्रेसिंग अ बलून। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है वो कितने टाइप से चेंजेस कर सकता है बॉडी में। तो फोर्स जो चेंजेस कर सकता है बॉडी में, वो चेंजेस कितने हैं, 3। तो डिफरेंट बुक्स में ऐसा हो सकता है कि ये लिखा हो कि अलग अलग इनको कर दिया हो, जैसे फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, या फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, लेकिन दैट वुड नॉट बी ओके, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। इसलिए आप 3 फैक्टर्स याद रखिएगा, और जैसे मैंने लिखा है ऐसे इनको कंबाइन करके लिखिएगा और याद रखिएगा, और विद एग्जाम्पल लिखना है। और सबसे इजी एग्जाम्पल्स लिखने हैं, क्योंकि बुक्स में बहुत टफ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, बहुत बड़े एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, तो आपको वैसे नहीं लिखने हैं, ईजी एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो चेंज इन पोजीशन आ गया, चेंज इन वेलोसिटी आ गया, और चेंज इन शेप और साइज़। फिर आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन वो जब टॉपिक लास्ट होगा, एंड होगा कंबाइंड टॉपिक, उसके बाद में वो क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो फोर्स के 2 टाइप्स हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। तो एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम कि बैलेंस्ड जो फोर्सेस होते हैं वो कौन से होते हैं। तो अगर बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और उन सभी फोर्सेस के अंडर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है। एग्जांपल में मैंने स्पेस छोड़ा है, डायग्राम विल बी ऑफ दिस टाइप। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स जो है वो एक फ्लोर पे रखा है, ओके। फिर बॉक्स पे फोर्सेस लगाना स्टार्ट किए इस तरीके से, जैसे ये पहला फोर्स है F1, किधर लग रहा है, बैक साइड। ये दूसरा फोर्स है, ये किधर लग रहा है, इधर राइट साइड में। तो दोनों फोर्सेस में मान लीजिए दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। जैसे ये फोर्स लगा 5 न्यूटन, न्यूटन जो है दैट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, वैसे ही फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा, तो जब तक दूसरा फोर्स नहीं लगा था तो आपको पता है कि बॉक्स जो है इस फोर्स के अंडर पीछे की तरफ मूव करेगा। लेकिन फिर से क्या किया कि 5 न्यूटन, अब बॉक्स के मोशन को रोकने के लिए 5 न्यूटन का बराबर फोर्स इस डायरेक्शन में भी लगा दिया, तो आपको पता है कि बॉक्स जो है वो कहीं भी मूव नहीं करेगा और अपनी पोजीशन में ही रहेगा। तो इसका मतलब कि अगर किसी भी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हैं, मोर देन 1 लगे हैं, एक से ज़्यादा कितने भी लगे हों, यहाँ तो 2 लगाए हैं मैंने, और भी बहुत सारे लगे हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में अगर बॉक्स या बॉडी अपनी पोजीशन को नहीं बदल रही है, जिसमें थी उसमें रहेगी, जैसे ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा। तो इसका मतलब ये जो फोर्सेस हैं ये क्या कहलाते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। तो यहाँ आपको ये डायग्राम बनाना है, ओके। F1 F2 और दोनों साइड 5 न्यूटन लिख देंगे, और नीचे आप ये भी लिखेंगे कि सिंस द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, सो द बॉक्स विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉक्स जो है वो रेस्ट में रहेगा। सो द फोर्सेस F1 एंड F2 आर बैलेंस्ड फोर्सेस। इतना आपको एग्जाम्पल के बाद में लिखना पड़ेगा, ओके। उसके अलावा जैसे मैंने कहा मोर देन 1, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि इस बॉक्स पे ऐसे यहाँ भी एक फोर्स लगा हो, यहाँ भी लगा हो, इस डायरेक्शन में भी लगा है, तो कितने भी फोर्सेस हैं लेकिन उनका अपोजिट फोर्स प्रेजेंट है।
तो अपोजिट फोर्स प्रेजेंट होने की वजह से इसकी जो पोजीशन है वो नहीं बदलेगी, क्योंकि हर एक फोर्स दूसरे फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है, तो बॉक्स जो है वो अपनी पोजीशन में रहेगा। तो पहला पॉइंट तो इसमें यह आता है कि क्या हर चीज़ हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड लगे हों तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए ये एक बॉल है, ये इस डायरेक्शन में चल रही थी, तो ये जिस डायरेक्शन में चल रही थी उस डायरेक्शन में इसका मोशन मेंटेन्ड है। मान लीजिए अब इस पर एक और फोर्स लगा ऐसे, और इसका अपोजिट फोर्स है ये, तो ये दोनों फोर्सेस अगर इक्वल अपोजिट हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बॉल का मोशन डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब बॉल चलना बंद नहीं करेगी, क्योंकि चलना वो बंद तब करती है जब उस पर कोई और ऐसा फोर्स लगा होता जो इंडिविजुअल यानी कि सिंगल होता, अकेला होता। तो जब हमने उस पर फोर्स का पेयर लगा दिया इक्वल अपोजिट, तो इसका मोशन मेंटेन रहेगा और उस पर बाकी जो फोर्स लगे उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से अगर इस पर ये फोर्स लगा और ये भी लग गया, तब भी इसके मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस्ड फोर्सेस लगे हैं तो बॉडी रुकी हुई ही रहेगी। बैलेंस्ड फोर्सेस में बॉडी की जो डायरेक्शन थी जिसमें वो चल रही थी उसमें भी हो सकती है, क्योंकि बाकी जो फोर्सेस जितने भी लगे वो कैंसिल आउट हो गए। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि इफ़ इट इज़ नेसेसरी दैट अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस द बॉडी विल बी एट रेस्ट, सो योर आंसर विल बी नो, द बॉडी विल बी इन इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब वो जिसमें थी उसी में रहेगी। अगर वो चल रही थी तो चलती रहेगी, अगर वो रुकी हुई थी तो रुकी रहेगी। ये कहलाते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अनबैलेंस्ड जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेस के अपोजिट है। तो डेफिनेशन भी लगभग इसी के जैसी है जैसे अभी आपने लिखी थी कि व्हेन अंडर द एक्शन ऑफ मोर देन वन फोर्सेस अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब है सेम। तो यूनिफॉर्म मोशन में दो बातें आ जाती, ना तो उसकी स्पीड बदलनी चाहिए और ना ही उसकी डायरेक्शन। तो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। तो अगर बहुत सारे फोर्सेस लगे हैं, मोर देन वन फोर्सेस लगे हैं, तब क्या होगा कि बॉडी जो है अपनी स्टेट को, अपनी पोजीशन को बदल रही है। वो रेस्ट से मोशन में आ गई, मोशन से रेस्ट में आ गई, तो इसका मतलब फोर्सेस जो हैं तब अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहलाएंगे, बैलेंस नहीं होंगे क्योंकि बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल भी आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? इसमें आपको इस तरह से शो करना है, वही जैसे अभी बनाया था बॉक्स, और उस बॉक्स पे दो फोर्सेस लगे हैं, कि पीछे वाला F1 और इसकी वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था 5 न्यूटन, और एक इधर फोर्स लगा है और मान लीजिए इसकी वैल्यू है 7 न्यूटन। ये है फोर्स F2। ओके, तो क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बॉक्स था ये पहले तो रेस्ट में था, अब ये दो फोर्सेस लगे तो बॉक्स क्या रेस्ट में रहेगा? तो योर आंसर इज़ नो, बिकॉज द फोर्सेस आर नॉट इक्वल। अपोजिट तो हैं, इक्वल नहीं है। तो वन फोर्स इज़ बिगर देन अदर। कौन सा फोर्स बिगर है? तो F2 जो फोर्स है वो बिगर है। तो बॉडी किसकी डायरेक्शन में मूव करेगी? बिगर फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हियर द बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ F2, सो द टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड नहीं है। ओके, तो यहाँ लिखा भी है मैंने कि द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ विच बॉडी मूव्स इज़ ऑफ हाई मैग्नीट्यूड। तो बड़ा फोर्स कौन सा कहलाएगा? वो वाला जिसकी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसके बाद फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ आ रहा है, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट एंड इनर्शिया। तो गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो जो है वो इट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट का नाम है, और उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च की थी बॉडी के रेस्ट और मोशन से रिलेटेड। न्यूटन का जो वर्क है, न्यूटन का नेम आता है लॉज ऑफ मोशन में, इक्वेशंस ऑफ मोशन में न्यूटन का नाम लिया जाता है, लेकिन न्यूटन से भी पहले जिसने वर्क किया था ही वॉज गैलीलियो। तो उन्होंने क्या काम किया था? उन्होंने ये पता लगाया था कि बॉडी जो है उसकी जो लास्ट स्टेट है, जो उसकी फाइनल पोजीशन है, फाइनल स्टेट है, वो क्या है, रेस्ट या मोशन। तो हर एक चीज़ को जब देखा गया अर्थ पे जहाँ पर हम हैं वहाँ ऑब्ज़र्व किया, तो देखा गया कि सारी बॉडीज़ पे कितना भी फोर्स लगा दें, कुछ भी कर दें, लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो रुक जाती हैं। हर एक बॉडी लास्ट में रेस्ट में मिलेगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की जो फाइनल स्टेट है अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज रेस्ट। बॉडी की लास्ट स्टेट रेस्ट ही होती है। शुरू में भी रेस्ट थी, लास्ट में भी रेस्ट होगी, और जो फोर्स का इफ़ेक्ट होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। लेकिन ये जो रिसर्च थी ये इनकम्प्लीट थी, इसमें बहुत सारी बातें सही नहीं थी। एक्सपेरिमेंट क्या किया था उन्होंने, एक्सपेरिमेंट ये करके देखा था कि सबसे पहले एक ऐसे करके प्लेन फ्लोर था, उस पर एक बॉल को रोल डाउन कराया। ये आपको नोट नहीं करना है, जो भी मैंने यहाँ लिखा है मैं बता दूँगी व्हाट टू राइट डाउन, डायग्राम भी नहीं बनाना है। तो ऐसे करके बॉल को फ्लोर पर रोल डाउन कराया, तो आपको पता है थोड़ी दूर चलने के बाद ये यहाँ पे रुक जाएगी, तो इसका मतलब फाइनल स्टेट क्या बन गई, रेस्ट। उसके बाद फिर एक काम और किया उन्होंने कि ऐसे करके रोल डाउन कराया बॉल को, एक इंक्लाइंड प्लेन था ऐसे, तो पता है थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी। उसके सामने ही एक ऐसा वाला प्लेन है, बॉल यहाँ से बहुत स्पीडली आई और यहाँ पहले वाले केस के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती। जैसे सीधा प्लेन था तो जल्दी रुक जा रही थी, और ऐसे इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आई तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। यानी कि अगर प्लेन इंक्लाइंड हो तो बॉल की स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन दोनों ही केसेस में इन लास्ट बॉल क्या हो जा रही है, रेस्ट में आ जा रही है। ठीक है। इसी तरह से तीसरा केस ये किया था उन्होंने कि ऐसा एक प्लेन लिया इंक्लाइंड, उस पर बॉल को रोल डाउन कराया, फिर ये सीधा प्लेन है और उसके सामने एक और इंक्लाइंड प्लेन लिया, तो बॉल नीचे आई, फिर सीधा मूव किया, फिर यहाँ इस तरह से मूव करेगी, और इस वाले प्लेन पे जब वो ऊपर जाने लगती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। तो ये 3 केसेस उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए,